कोरोना की दूसरी लहर की एंट्री अब गांवों तक हो चुकी है। शहरों में हाल बेहाल है, तो ऐसे में गांव तक कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? वहीं तीसरी लहर अगर गांव तक पहुंचती तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे गांवों में जारी कोरोना के कहर की। 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम एक्शन प्लान पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएंगी। जिसका डर था वही हुआ। जो कोरोना अब तक शहरों तक सीमित था, वो अब छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुका है। यूपी पंचायत चुनाव हो या फिर गरीब मजदूरों का पलायन, अब शहरों के साथ मामले गांव से भी आने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के रोहतक जिले का ये टिटोली गांव है। इस गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गांव की गलियां सुनी हैं, गांव में सन्नाटा पसरा है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक का ऐसा गांव जहां पर अब लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहां ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना का कहर शहरों के बाद अब गांवों में किस कदर पांव पसार रहा है, इसकी नजीर है टिटोली गांव। कोरोना यहां बुजुर्गों की ही नहीं, युवाओं की जिंदगियां भी लील रहा है। प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं। आनन फानन में गांव के लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। प्रशासन अब जागरूक हो गया है और यहाँ अब टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से टिटोली गांव में पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों के बुखार और खांसी जुकाम जैसे सिम्टम थे। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ देख रहे हैं कि टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर लोगों को बुला करके हर एक व्यक्ति की यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। टिटोली गांव में एक दिन में ही 11 लोगों की चिताएं जल चुकी है। गांव में खौफ पसरा हुआ है। गांव में जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। हमने जब मौतें ज्यादा होने लगी तभी प्रशासन से गुहार लगाई, एसडीएम साहब से, एसपी साहब को भी बोलिया, तो उन्होंने डॉक्टरों की स्पेशल टीम भेज दी। यहाँ रोज टेस्टिंग चल रही है। गांव में एक डर का माहौल है, जिसमें थोड़ा हल्का बुखार होता है। बुखार होने के कारण सांस रुक जाता है, रुकने के कारण ही मौतें हो रही है सर। गांव में करीब 350 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 72 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 11,000 की आबादी वाले इस गांव में आवाजाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गांव के बाहर बैरिकेड लग गए हैं। पुलिस चेकिंग के बाद ही लोगों को गांव में घुसने की इजाजत दे रही है। राजस्थान के गांवों का भी बुरा हाल है। दूसरी लहर ने राजस्थान के कई गांवों में तांडव मचा दिया है। कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ लोग दम तोड़ रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव में एक संक्रमित शव को छूने से पूरा गांव कोरोना की चपेट में आ गया। पिछले 10 दिनों में 20 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी कई पॉजिटिव हैं और रोजाना ऑक्सीजन चढ़ रही है। जितने भी वहाँ पे केसेस आए हैं सभी को जो है हमने अपने तरफ से जितना भी उपचार दे सकते हैं, चाहे घर पे रह के चाहे अस्पताल में भर्ती करा के देने का प्रयास कर रहे हैं। गोंडा के चक्रौती गांव में 20 दिन के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनके अंदर कोरोना जैसे लक्षण बताए जा रहे हैं। देवरिया के आसपास के गांव में मौत का सिलसिला जारी है। यहाँ शमशान में लंबी कतारें लगी हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीण भयभीत होने लगे हैं। गांव में बढ़ रहे मामलों को लेकर अब नेताओं की टेंशन भी बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने गांव के हालात को लेकर योगी को खत लिखा है और चिंता जताई है।
जब शहरों में बदहाली चरम पर है तो गांव के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड तो दूर की बात है, ठीक से टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त जुड़ रहे हैं। विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश, बन्ना गुप्ता जी झारखंड, असलम शेख जी महाराष्ट्र, प्रताप सिंह जी राजस्थान, टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़, अनिल विज जी हरियाणा। आप सभी को नमस्कार। तीन तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बन्ना जी, अनिल जी और सिंहदेव जी, और जैसे ही लोग जुड़ते हैं उनसे हम बात करेंगे। बन्ना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी तीसरी लहर से हम डर रहे हैं अभी से, वो बेहद खतरनाक है, चेतावनी इस बात की है, लेकिन दूसरी लहर गांवों तक पहुंच चुकी है, डरा रही है। उस पर हम आपसे बात करें। इससे पहले आपके मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो सिर्फ मन की बात करते हैं, उन्हें काम की बात करनी चाहिए। ऐसी क्या बात कर दी पीएम मोदी ने जो ये कहना पड़ा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से आज के दिन में लोग ये आशा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ एक रास्ता ऐसा निकाले जिस रास्ते से हम जो है इस कोरोना के संकट से एक मजबूत रणनीति बनाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बातचीत किया। बातचीत करने पर उन्होंने सिर्फ अपनी बातों को कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई भी बात को सुना नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिशा निर्देश भी देने थे और उनको भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी राज्य से संबंधित समस्याओं से संबंधित बातचीत करनी थी जी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई अपमान नहीं किया है। हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को भी, यदि आप कहेंगे कि ये सम्मान के विरुद्ध है, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का हक इस लोकतंत्र में किसी को किसी ने नहीं दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि जब कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करे तो कम से कम कोई ठोस रणनीति पे बात होनी चाहिए, कोई ठोस बातचीत पर बातचीत होनी चाहिए। केवल कोरम पूरा कर देना और अपनी बात को कह देना और कह के रख देना, ये शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि आज जरूरत यह है कि फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में इस कोविड-19 के इस अभिशाप से मुक्ति के लिए केंद्र और राज्य की सरकार, चाहे हमारे 100 राजनीतिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन हमको और केंद्र को ये चाहिए कि आज मानव हित में, राज्य हित में, राष्ट्र हित में हमको अपनी सभी चीजों को छोड़कर केवल और केवल कोरोना की इस अभिशाप से मुक्ति और राज्य की जनता कैसे इस मातम और मृत्यु से बचे और कैसे इस अभिशाप से मुक्ति हो, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि हम और आप मिलकर कोई भी राजनीतिक केवल उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काम करेंगे, तो ये उचित नहीं होगा। बन्ना जी, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये भी तो है ना कि जब दो लोगों की बात होती है तो आप अपनी बात, आपके मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकते थे। खैर, क्योंकि हम यहाँ गाँवों में हम कोरोना पहुंच रहा है, बंद क्यों थे? वो बहुत ज्यादा सुन पा रहे हैं आवाज सर हमारी आप, बन्ना जी? असलम शेख जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असलम जी, महाराष्ट्र ने पहली लहर में भी बहुत ज्यादा परेशानियां देखी, दूसरी लहर में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऑक्सीजन मॉडल की, महाराष्ट्र और मुंबई की तारीफ की, बीएमसी की तारीफ की। लेकिन अब ये जो गांवों में पहुंच रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त गांवों में महाराष्ट्र के, और वहां आप कोरोना से कैसे निपट रहे हैं? देखिए, पहले फेज में भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज़्यादा आए थे, और पहले फेज में भी जिस तरीके से हमने मुंबई शहर में और बाकी के जिलों में डील किया था, उसकी सराहना सिर्फ आईसीएमआर नहीं तो WHO ने भी किया था। अब ये दूसरी लहर में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट जब हमारे पास आए, तब भी अफरा तफरी का माहौल कम से कम हमने इस मुंबई शहर और महाराष्ट्र में होने नहीं दिया। जो मैनेजमेंट थोड़ा सा बिखरा हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से, जो मदद टाइम पे मिलनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाई। लेकिन आज की तारीख में हमने मुंबई में और जहां जहां जिस जिलाओं में हमारे बड़े अस्पताल है, उसको स्वयं सक्षम हमने टाइम पे किया, ताकि ऑक्सीजन के लिए हमें किसी के पास जो है ज्यादा इंतजार करना ना पड़े, हम अपनी ताकत पे इसको ठीक ठाक कर सके। ठीक है, क्या एक्शन प्लान है, कैसे करेंगे, इस पर हम आगे आपसे बात जरूर करेंगे। टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है, और वहां पर बिलासपुर के जो गांव हैं
रायपुर के जो गांव हैं, दुर्ग के जो गांव हैं, वहां पर ये ज्यादा पैर पसार रहा है। इससे निपटने का आपके पास क्या प्लान है सर? अंसारी जी, वास्तविकता ये है कि आंकड़े घटे हैं। संजोग से आपसे चर्चा हो रही है तो बहुत ज्यादा स्थिति नहीं, लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति दिखा रही है। ये कल की रिपोर्ट है जो आपने कहा, तो आंकड़े थोड़े से डिप हुए हैं और प्रतिशत आंकड़ों का अगर आप देखेंगे तो 22.57 पे आया है। ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज का है, ये जो ग्राफ है ये रियल नंबर्स का है। तो ये बाय चांस आपसे बात करते करते ये कागज मेरे पास था, ये मैंने आपको बताया। बहुत कुछ अभी करना बाकी है। 28 हमारे जिले हैं। इन 28 जिलों में 5 केवल जिले ऐसे हैं जो 15% से कम की पॉजिटिविटी के हैं। 17 जिले ऐसे हैं जो 15 और 30 के बीच में हैं। ये 22 जिले हो गए और 6 जिले ऐसे हैं जो 30% से ऊपर की पॉजिटिविटी के हैं। तो अभी चिंता की बात, हमारे लिए बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। 2 संभाग 10 जिले जो हमारे हैं उनमें गिरावट आई है। जहां पहले केसेस ज्यादा आए थे, रायपुर और दुर्ग संभाग 5-5 जिले हैं, ये 10 जिले हो गए। और बस्तर संभाग के 7 जिले, 17 जिले, ये 17 जिले हैं जिसमें स्थिति थोड़ी संतोषजनक है। बिलासपुर संभाग के 6 जिले और सरगुजा संभाग के 5 जिले, ये हमारे लिए अभी चिंता का सबब बने हुए हैं। इनमें पॉजिटिविटी हाई है, अभी पॉजिटिविटी भी हाई आ रहे हैं, केसेस भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है। बहुत सिंहदेव जी, अच्छी बात है कि ईमानदारी से आपने माना कि चिंता की बात हमारे लिए है, और जब हम अपनी चुनौती को देख लेते हैं, अपने दुश्मन को देख लेते हैं, तो उससे निपटने के इंतजाम भी करते हैं। अनिल जी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी ज्यादातर जो आबादी है वो गांवों में बसती है, और ऐसे में गांवों में ये दूसरी लहर अब पहुंच चुकी है। उससे निपटने के लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? नहीं, हमने तो शुरू में ही पूरी तैयारी कर दी थी और पूरे क्वारंटाइन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स हमने सब तैयार कर दिए थे। और क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस जो सीरीज है वो नज़र आ रही है, रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी उपायुक्तों को मैंने आदेश दिए कि एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट किए जाएं, और सभी जगह पर एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। हालांकि हमारे ऊपर दिल्ली के मरीजों का बहुत बड़ा लोड पड़ा है। दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में मरीजों ने आकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन मरीज तो मरीज है, कहीं से आ जाए। हम सबका इलाज कर रहे हैं और हमारे पास सारी हमने मेडिसिन पहले प्रोक्योर कर ली थी। हमारे पास मेडिसिन हैं, हमारे पास रेमडेसिविर भी सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास थी, और बाकी भी दवाइयाँ हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में थी, इसलिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। अनिल जी, नहीं, देखिए हमारे जो शहर हैं वो गांव के आसपास हैं सारे के सारे, और यूजुअली जो ज़्यादा अस्पताल हैं वो शहरों में हैं। हालांकि गांव में भी हमारी पीएससी, सीएससीज बनी हुई हैं। हम सबका, चाहे कोई गांव से आ रहा है चाहे कोई शहर से आ रहा है, सबका इलाज कर रहे हैं। और हम सब जगह पर ऑक्सीजन जनरेटर भी लगा रहे हैं, गांव में भी हम लगा रहे हैं। हमें केंद्रीय सरकार ने 60 जो है पीएसए प्लांट्स मंजूर किए हैं, जिनमें से अधिकतर गांव में लगेंगे, शहरों में भी लगेंगे, लेकिन 30 बेड तक के अस्पताल पर वो लगाए जाएंगे। उन पर काम आरंभ हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर हमारी टीमें गई हुई हैं, वहां पर बैठी हुई हैं, घर घर का सर्वे कर रहे हैं, और अप्रैल में 21 डेथ्स वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो है वो केवल 4 केसेस ही सामने कंफर्म हुए हैं। बाकी लोग, ना गांव वाले मान रहे हैं कि कोरोना से डेथ हुई है, वो अन्य कारण बता रहे हैं। लेकिन किस कारण से वहां पे डेथ हुई है, इसकी जांच करने के लिए मेरी टीमें उस ठिठोरी गांव में पहुंच चुकी हैं और वहां पर बैठी हुई हैं। ठीक है सर। बन्ना जी, अभी झारखंड के गांवों में क्या स्थिति है और उससे आप किस तरह से निपट रहे हैं? देखिए, अभी जितने भी हमारे राज्य में प्रवासी भाई आ रहे हैं, हम उन सारे लोगों को रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं, और उसमें से जो भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनको आइसोलेट करके उनको जो है क्वारंटाइन सेंटर हम बना रहे हैं।
और उसको रोटाई सेंटर में उनको रखेंगे, और जो उसमें नेगेटिव होंगे वो घर में, अपने घर में भी 1 सप्ताह के लिए जो है होम क्वारंटाइन रहेंगे। तो हम निश्चित तौर पर जो एक चेन सिस्टम है, वो चेन सिस्टम को तोड़ने के लिए, चूंकि ये हमारा देश जो है वो गांव का देश है और हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं गांव से ही चलती हैं, तो निश्चित तौर पर हमको जो हमारा ग्रामीण अंचल है उसको मजबूत करने की जरूरत है, और गांव तक ये स्प्रेड ना हो इसको लेकर हम काफी चिंतित हैं और लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, और जितने भी, जहां पर भी जितने हमारे बस स्टैंड हैं या जितने हमारे एयरपोर्ट हैं या जो राज्य की जितने सीमावर्ती प्रवेश के द्वार हैं, चूंकि हमारा राज्य जो है वो बंगाल से पूरा सटा हुआ है, बहरागोड़ा से लेके साहबगंज तक हमको बंगाल से पूरी जो है हमारी और बंगाल की सीमा ऐसी है कि 4 कदम हम चलेंगे तो बंगाल में चले आएंगे, और 4 कदम से वापस लौटेंगे तो झारखंड आ जाएंगे। तो चूंकि जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुए हैं, इससे बहुत वहां पर जो पॉजिटिव रेट है वो बहुत ज्यादा है, और वो बंगाल के बहुत सारे लोग झारखंड में आके काम करते हैं, झारखंड के बहुत लोग बंगाल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम, जो 8 चक्र में चुनाव हुए हैं उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम झारखंड को विशेष करके झेलना पड़ रहा है। और झारखंड कहीं ना कहीं बंगाल के कारण जो है झारखंड में भी एक विशाल जो है पॉजिटिव संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर भी बढ़ी है, और हम लोग इसको लेके काफी चिंतित हैं। लेकिन थोड़ा सा जरूर ये कहेंगे कि केंद्र जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अभी पूरे दुनिया के देश जो है केंद्र को मदद कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को देने के लिए, सामग्री देने के लिए बड़ी कोताही की जा रही है। और आज स्थितियां ये है कि हमारा जो वेस्टेज रेट है वो देश में सबसे कम है, वैक्सीन का वेस्टेज रेट सबसे कम है, यूपी का सबसे ज्यादा है, इसके बावजूद भी हमको वैक्सीन नहीं दी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि 35,000 करोड़ जो है बजट में एलोकेट किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए उन्होंने रखा था, जबकि हमारे देश में 1 करोड़ 16 लाख के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ करना है। तो यदि 300 रुपया के हिसाब से भी हम जोड़ेंगे तो 35 से लेके 40,000 करोड़ रुपया में सारा वैक्सीनेशन हो जाएंगे। लेकिन हर राज्य के ऊपर जो है ये अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है, और राज्य सरकार को ये कहा जा रहा है कि आप अपने संसाधन जुटाइए, अपने से कीजिए। अब एक तारीख से हमको वैक्सीनेशन करने का आदेश किया गया था, हमसे ये कहा गया था कि आप 15 दिन का एक्स्ट्रा जो है प्लान भेजिए, और हमने प्लान भी भेजा, और अभी हम क्रय करने के लिए 50 लाख वैक्सीन क्रय करने का ऑर्डर भी किया है, लेकिन हमको अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और हमने पैसा भी दिया है। तो पैसा देने के बावजूद भी यदि हमको वैक्सीन नहीं मिलेगी और वैक्सीन जो है विदेश 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश चली जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक व्यथा भी है, और इस देश की आयात निर्यात नीति पर फिर से केंद्र सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। ठीक है, भेदभाव का आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संकट का ये समय है बन्ना जी, और हो सकता है कि आपको तकलीफ होती हो, नहीं मिली हो, सब कुछ हो, ये होता है। लेकिन महाराष्ट्र भी लगातार यही कहता रहा है, महाराष्ट्र का भी लगातार इस तरह का आरोप लगता रहता है कि हम वैक्सीनेशन कैसे शुरू करें, क्या नहीं करें, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज है कि गांवों को कैसे बचाया जाए। सिंहदेव जी, दूसरी लहर का आपने खाका तैयार किया था, आपने कहा था कि हम सुधर रहे हैं और हम अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड वेव है वो बहुत खतरनाक है, और उसमें गांवों के साथ साथ बच्चे भी चपेट में आने की चेतावनी दी जा रही है। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं सर आप? जब पहला दौर आया था उसी समय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस बात की चर्चा कर ली थी, और हम सब दूसरे दौर और तीसरे दौर का मान के चल रहे थे कि आएगा। एक तरह से इंतजार कह सकते हैं कि इंतजार था। हम उतनी तैयारी नहीं कर पाए थे या अनुमान नहीं लगा पाए थे कि दूसरा दौर इतना बड़ा आएगा, 4 गुना से ज्यादा केसेस आ जाएंगे और मृत्यु भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी, ये हम लोग अनुमान नहीं लगा पाए थे। तो कम से कम दूसरे दौर ने हमको ये बता दिया है कि पहले और दूसरे दौर में और जो हम तैयारी कर सकते थे अगर हम नहीं कर पाए, तो अब हमको चूकना नहीं चाहिए। दूसरे और तीसरे दौर के बीच में समय लगता है, 2, 4, 6 महीने कम से कम लग जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। फिर भी प्रयास ये रहेगा कि जो सबसे ज्यादा कमी आई थी 2 चीजों की, एक आईसीयू के बिस्तरों की और दूसरे ऑक्सीजन के प्रबंधन की। ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी नहीं थी, प्रबंधन करना पड़ा था।
तो ये दोनों चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आईसीयू बिस्तरे हम बढ़ा लें, जिसमें प्रयास हमारे चल रहे हैं। निजी संस्थाएं भी हैं, दानदाता संस्थाएं भी हैं, टाटा सन से भी बात हो रही है, रोटरी क्लब वालों से भी बात हो रही है, अन्य कई साथी हैं जो सामने आके मदद करना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा जो भारतीय नागरिकों का है, उनने भी हाथ बढ़ाया है, उनसे भी हम लोग चर्चा में हैं। किसी से तकनीकी सहयोग ले रहे हैं, किसी से वस्तुओं का सहयोग ले रहे हैं। तो ये सब के बीच में हमको कम से कम 1000 बिस्तर आईसीयू के और तैयार कर लेने चाहिए तीसरा दौर आने के। अभी बिस्तर खाली दिखेंगे, अगर आप जानकारी लीजिएगा तो वो पैक की स्थिति नहीं है जो हफ्ते भर पहले थी। इसमें कमी आई है, दबाव कम हुआ है अस्पतालों का। लेकिन जो आपने कहा तीसरा दौर अगर इसी के बराबर रहा या इससे ज्यादा, खुदा न खास्ता कहीं इससे ज्यादा मत हो जाए, तो हमारे पास कम से कम 1000 आईसीयू के बिस्तर और होने चाहिए। श्रीदेव जी, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप ईमानदारी से ये मानते हैं कि हाँ, हमें तैयारी करने की जरूरत है और अभी तक हमारी वो तैयारी नहीं है। लेकिन यहाँ गांवों पे ज्यादा खतरा है सर, और एक ऐसा विचार भी आ रहा है, ये भी हो सकता है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। गांव के इन स्कूल्स को क्यों ना आप तैयारी के तौर पर लें और यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर या ऑक्सीजन का इंतजाम करके इन्हें अस्थायी अस्पताल में बदल दें, तो अच्छा नहीं रहेगा कि हम गांवों में कम से कम निपट पाएंगे इस महामारी से? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हम क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं बाहर से आने वालों के लिए। ब्लॉक लेवल पे हम आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। आप ये समझ सकेंगे कि जब हमको बड़े शहरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रबंधन करने में दिक्कत जा रही है, तो इतना अगर डिसेंट्रलाइज कर देंगे कि गांव-गांव में ऑक्सीजन के बिस्तर हो जाएं, तो उनको संभालेगा कौन? ये मानव संसाधन हमारे पास नहीं है। तो छोटी इकाई हम संभागों के मेडिकल कॉलेज से, जिला प्रबंधन, जिला से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि कम से कम 20 बिस्तर कम से कम ऑक्सीजन युक्त, और अगर कुछ आईसीयू बिस्तर वहां रख सकें 3-4 भी, तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो जाएं। ये करीब 170 हैं, करीब 800 से कुछ कम 790, 92, 96 के आसपास हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगली कड़ी में वहां तक हमको ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए लॉजिस्टिक्स जो चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इत्यादि की जो व्यवस्था चाहिए, वो हमको करना पड़ेगा और उसको भर के करना। तो काम हो रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स भी हम तैयार कर रहे हैं। स्टोरेज टैंकर्स मेडिकल कॉलेजेस में ऑर्डर दिए जा चुके हैं। ऑक्सीजनेशन प्लांट्स की व्यवस्था हो रही है। रिफिल कर सकेंगे क्या, उसके बारे में भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तब पर्याप्त मात्रा में अगर सिलेंडर्स हो जाते हैं, तब उस विकेंद्रीकरण की तरफ हम जा सकते हैं जो आप इशारा कर रहे हैं कि स्कूलों तक पहुंचना, वो बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत हो जाएगा। अगर हमने पीएचसी लेवल तक भी कर लिया प्रबंधन, तो ये संतोषजनक रहेगा। लोगों तक पहुंच के उनके हालात की जानकारी लेना ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा एक आइडिया ये भी है, लेकिन चलिए इस वक्त विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। विश्वास जी, काफी देर से आज जुड़े हैं, आपका इंतजार हो रहा था। दूसरी लहर का गांवों पर असर, विश्वास जी, और मध्य प्रदेश उससे बिल्कुल अछूता नहीं है। परसों जो इंदौर संभाग, खंडवा, धार और खरगोन, मक्सी, यहां से जो खबरें आई वो काफी डराने वाली हैं। किस तरह से आप गांवों में कोरोना जो फैल रहा है उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और फिलहाल विश्वास जी लड़ रहे हैं? सईद भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस बार की लहर का विस्तार गांव तक हमें देखने को मिल रहा है, पर हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू किया है और इसका विस्तार हमने गांव तक किया है। किल कोरोना अभियान के तहत हमारी टीम, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वहाँ के हमारे हेल्थ वर्कर हैं, वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी हैं और वहाँ के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस टीम में सम्मिलित किए गए हैं और जो घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। जो हमें सिम्टम्स दिखते हैं, किसी को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, हल्का बुखार है, उसकी हम टेस्टिंग भी करते हैं और उनको हम किट भी उपलब्ध कराते हैं, मेडिकल किट। उनको एक जो टू डू लिस्ट जो है कि कोरोना के समय यदि वो संक्रमित है तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए,
कैसे आइसोलेट करना चाहिए अपने को, इसके इंस्ट्रक्शन भी है। और उसके साथ ही सईद भाई, हमने हमारे क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर का विस्तार भी गांव तक किया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगभग हमने 2.5 लाख बिस्तर क्वारंटीन सेंटर में स्थापित किए हैं, जो गांव-गांव में है। कल से हमने एक योजना और शुरू की है। पहले फेज में हमने भोपाल में वो योजना शुरू की थी। टेस्टिंग के पहले लोगों को यदि सर्दी जुकाम और बुखार होता है तो हमने उनको मेडिकल किट देने के लिए और चिकित्सीय बैकअप के लिए हर शहर में हमने कोविड सहायता केंद्र स्थापित किए थे, जो कि एक एक शहर में 15-15, 20-20, 25-25 थे। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से कोरोना के केस 4 लाख को पार कर गए हैं। लेकिन अब डराने वाली बात यह है कि कोरोना अब गांव तक पहुंच चुका है, और जब गांव में पहुंचा है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। शहरों में हम हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, दवाइयां, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो गांवों में कैसे आपूर्ति करेंगे? विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल विज जी, एक बड़ी दिल दुखा देने वाली खबर हरियाणा के रोहतक के गांव से आई। 10 दिन के अंदर यहां पर 40 मौतें हो गई। क्या प्रशासन देर से जागा सर? नहीं, वो गलत है खबर। मैं भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूं। एक डेथ काउंट की हुई है और अप्रैल में 21 डेथ हुई है। मैंने जैसा आपको बताया कि उनमें से केवल 4 ही जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों ने जहां ना तो टेस्ट कराए हैं और ना वो मानने के लिए तैयार हैं कि उनके जो घर में मृत्यु हुई है वो कोरोना से हुई है। नहीं, गांव में मैंने आदेश दे दिए कि एंटीजन टेस्ट घर घर जाकर किए जाएं, और बड़ी संख्या में हमने टीम, सारे आशा वर्कर्स और सबको हमने वहां पर लगाया है कि टेस्ट किए जाएं, एंटीजन टेस्ट किए जाएं, और वो हमारा काम शुरू हो चुका है। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी वहां पर जो CSC PSC हैं उन सब में हम जो आइसोलेशन बेड्स सब जगह पर इंतजाम हम कर रहे हैं और किए हुए हैं, और बहुत सारे गांव में अभी भी चालू किए जा रहे हैं कि और कुछ गांव में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। ठीक है, लेकिन खबर इस तरह से आई थी और वो डराने वाली थी। सिंहदेव जी, एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो टेस्ट की भी है। जब हम शहरों में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज शहरों में स्थिति ये है सर कि इंतजार करना पड़ रहा है टेस्ट करवाने के लिए, और अगर टेस्ट हो जाते हैं तो रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। 48 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं आ पा रही। ऐसे में गांवों से आपकी निपटने की क्या तैयारी है अगर गांवों में ये फैल रहा है तो? अवश्य, कहीं से भी जहां से हमको जानकारी मिल सके, जहां से हमको ज्ञान मिल सके, हमको गाइडलाइन मिल सके, अवश्य हम लेना चाहेंगे। ये तो इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है अगर कोई सोचे कि वो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर लेगा। ये सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी चूक है। ऐसा हम लोग कभी सोचना भी नहीं चाहेंगे, सोचते भी नहीं। और चाहे वो केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली जहां बहुत दबाव में है वहां की स्थिति हो, देश विदेश की बातें हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। राजस्थान भी अच्छा काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उड़ीसा भी अच्छा काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमिलनाडु अच्छा काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जहां जहां प्रबंधन बेहतर दिखता है हम अवश्य हाथ बढ़ाते हैं और उनके अधिकारियों से, उनके जनप्रतिनिधियों से मदद मांगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर कि आप दूसरे राज्यों से सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। असलम जी, ये महाराष्ट्र से सीखने की बात सिंहदेव जी यहाँ कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, विश्वास जी, कि जिस तरह से महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन की कमी के लिए प्लान बनाया और जो महाराष्ट्र और मुंबई मॉडल है ऑक्सीजन संकट से निपटने का, BMC की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली को सीखना चाहिए। तो आपको लगता है कि यहां हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विश्वास जी, अगर कहीं से कोई अच्छी बात मिल रही है तो उसे सीख के गांवों में कम से कम इंप्लीमेंट करें और वहां पर कोरोना फैलने से रोकें? नहीं सईद भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। किसी भी संकट की घड़ी में ना राजनीति होनी चाहिए, ना ही कहीं प्रदेश की सीमाएं उस संकट के से निपटने के लिए बाधा बननी चाहिए। और फेडरल सिस्टम में तो ये एक्सपेक्टेड भी है कि हम एक दूसरे के सहयोग से, केंद्र के सहयोग से हर समस्या से निपटें। जहां तक ऑक्सीजन की बात है सईद भाई, मैं यहाँ इंगित जरूर करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी हमने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। शायद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें हमने ऑक्सीजन ऑडिट कराया। हर एक अस्पताल में
हर एक जिले में कितना ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए और कितनी खपत है, इसको लेकर ऑक्सीजन ऑडिट कराया और हमने 15 से 20% अपने ऑक्सीजन की खपत को युक्तिकरण किया, उसके जो वेस्टेज था उसको रोका। हमारे यहाँ अभी तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता था, पर केंद्र सरकार ने जो हमें कोटा दिया हमने उसको पूरी तरह से प्रोक्योर किया, चाहे वो रेल के मार्ग से हो, चाहे रोड के मार्ग से हो या वायु मार्ग से हो। उसके साथ ही हमने अगली जो हमारी प्लानिंग है, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अगली लहर के लिए या आगे आने वाले दिनों में हम ऑक्सीजन की चुनौती का सामना कैसे करेंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने उसका अल्टरनेट व्यवस्था पर काम किया है। जहां हम हर संभागीय स्तर पर एक बड़ा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, तो हर जिले में कम से कम 5 से 10 हम छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। हमने ऑक्सीजन जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर की अपनी अलग योजना बनाई, जिसमें हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में ये प्लांट लगाना चाहता है। और उसके साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर है उसमें हम 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, और वो जो ऑक्सीजन बचेगी वो हम आईसीयू बिस्तर पर उपयोग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन के अगले पूरी प्लानिंग हमने सुचारू की है, और अभी हमारी जो आपूर्ति और खपत है उसके अनुपात को मेंटेन करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए और अभी तक हम सफल रहे। ठीक है असलम जी, जब आप पहली और दूसरी लहर में बुरी तरह से जूझ रहे थे, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में था, तो आपने एक सिस्टम बनाया और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे वो बड़े साइज के मेगा बड़े सिलेंडर्स लिए, उससे आपको आसानी हुई। और दूसरा आपने ये किया कि बड़े बड़े आपने कोविड सेंटर्स बनाए 2-2 हजार बेड वाले, जिससे आपको मैन पावर कम लगी, कम डॉक्टर्स में ज्यादा मरीजों को देखा गया, कम नर्सिंग स्टाफ में ज्यादा मरीजों की देखभाल की गई। क्या ऐसा कोई प्लान आप गांवों में करेंगे, क्योंकि गांवों में तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको? कोई प्लान है इस तरह का आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा आज इस देश के अंदर जो विफलता हुई है उसका कारण है कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जो है वो थी नहीं। जब पहली फेस आई थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ये फटेगा और बहुत ज्यादा मरीजें निकलेंगे। इंटरनेशनल मीडिया चिल्ला रही थी इसके ऊपर कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। लेकिन आज हम एक शुरुआत में बोलेंगे कि हमने पीपी किट बनाया, बहुत अच्छा काम कर दिया, फिर हम कहेंगे कि हमने गैस प्लांट लगाना शुरू कर दिया, हमने वो बहुत अच्छा काम कर दिया। इस तरीके से तो हम एक एक चीज को ढूंढते जाएंगे और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर इलाज ढूंढते जाएंगे। होना यूं चाहिए था, कोऑर्डिनेशन ये होना चाहिए था कि जो हमारा टास्क फोर्स बैठा है, जो दुनिया को स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे लोग बैठे हैं, उन्होंने बैठ के इसका प्लानिंग सही तरीके से करना चाहिए था, उसका इंप्लीमेंटेशन सही होना चाहिए था। जो केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकारों की मदद वो करे, जो नहीं कर सकती है तो उनको जो है सामान लेने के लिए दूसरे देशों के साथ खुला कर देना चाहिए था। आरटीपीसीआर के टेस्ट के बारे में वो भी केंद्र सरकार के हाथ में था। उसके बाद में अगर वैक्सीनेशन की बात आई, वो भी केंद्र सरकार के हाथ में था। हमने आज पिछले साल से लेकर इस साल में सिर्फ लॉकडाउन किया। देश को कहीं ना कहीं जो है वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लॉकडाउन तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप किसी सांप को पिंजरे में बंद कर लो, लॉकडाउन कर दो, फिर खुलेगा, फिर चढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका या यूरोप ने क्या किया, अगर लॉकडाउन किया तो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने वैक्सीनेशन दिए और उससे जो है वो देश बाहर आ गए और वापस जो है उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक होती जा रही है। हम तो सिर्फ इसी चर्चे में है कि भैया हम अभी क्वारंटीन कर रहे हैं, हम नया जंबो सेट खड़ा कर रहे हैं, हम टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। गांव में पहुंचेगा, गांव में तो पहुंचेगा ही, क्योंकि हमने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की। हमारा ध्यान जो था केंद्र सरकार का वो इस पे फोकस हटके किसी और पे लगा हुआ था। वो कहीं चुनाव में लगा हुआ था, कहीं और पब्लिसिटी में लगा हुआ था। आज देश में 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग मरने वाले, 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो ये सारी रोकथाम के बारे में पहले सोचना चाहिए था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की साथ में नीतियां होनी चाहिए थी कि हमें प्रायोरिटी बेसिस पे ये करना है। आज हमारे यहाँ जब केसेस बढ़े, हमने पहला जंबो मॉडल बनाया और हमने ये पहले ही लगा लिया था दिमाग कि आगे चल के डॉक्टर्स और पैरामीटर्स जो नर्सिस है, ये सारी कमी, इसलिए हमने जो है बड़े जंबो फैसिलिटीज बना दी है। और अब हमने जो है ऑक्सीजन के बारे में भी हमें लगा, रातों रात हमें जब लगा कि 140 पेशेंट्स को हमें उठाना पड़ा, इसको गांव में बिल्कुल सही भाई, हमने जो शहर में इंप्लीमेंट किया वही गांव में शुरू किया। ठीक है सर, हम आते हैं क्योंकि हमने गांव के उस सेंटर को पकड़ा जो एक्सेसिबिलिटी हो, जहां से हम ऑक्सीजन खुद बना पाए और ये सारी चीज कर पाए। क्योंकि आप सीधे केंद्र के कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठा रहे हैं, आप राज्यों को एक दूसरे के साथ आप राज्यों को इग्नोर करने का आरोप लगा रहे हैं। विश्वास जी,
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप ही के पास आएंगे, आप ही को जवाब देना, बीजेपी के प्रतिनिधि आप ही हैं यहाँ पे। लेकिन बन्ना जी भी क्योंकि इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो एक बार बन्ना जी के पास चलते हैं, फिर असलम जी और बन्ना जी दोनों की बात का जवाब विश्वास जी आप दीजिएगा। बन्ना जी, ठीक है, मान लिया कि भाई केंद्र सरकार जो है वो आपके साथ भेदभाव कर रही है, आपको पूरी मदद नहीं कर रही है, लेकिन बन्ना जी जो आप कर सकते हैं, कम से कम राज्य की आपकी अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना कि आप अगर सेकेंड वेव गांवों तक पहुंच रही है तो वहां पे कुछ वैकल्पिक इंतजाम करें, स्कूल्स को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील करें, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स को जो नर्सिंग स्टाफ है उसे बढ़ाएं, जो मेडिकल स्टाफ है, जो एमबीबीएस के छात्र हैं, उन लोगों को कम से कम ड्यूटी में लगाएं, 3 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, आगे के लिए तैयार हो जाएंगे। बन्ना जी देखिए, ऐसा है सईद भाई कि हम केवल अपने राज्य के लिए ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम देश के अन्य राज्यों में भी 532 टन प्रतिदिन हम ऑक्सीजन जो है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हमारा बिहार हो, हम भेजने का काम कर रहे हैं। और हम हमारे मुख्यमंत्री जियो और जीने दो के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी अपने जो ग्रामीण अंचल है और शहर का अंचल है, उसमें हम एक व्यवस्था भी कायम कर रहे हैं कि हम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर हर जगह पर 100-50 करके, जहां पर आवश्यकताएं हैं वहां हम ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, ताकि कोई भी यदि किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े और वो रिफिलिंग के लिए इधर उधर दर की ठोकर नहीं खाए, उसको सीधे जो है रिफिलिंग ना कराना पड़े और सीधा उसको भरा हुआ गैस सिलेंडर उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ में हमने जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। सभी जितने भी हमारे, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी झारखंड की सीमाओं में प्रवेश के द्वार है वहां हम रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा कि जो भी हवाई मार्ग से लोग आ रहे हैं उनको कम से कम प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो तत्काल जो है 72 घंटा के अंदर यदि उन्होंने RT-PCR की जांच की है, वही लोगों को हवाई सेवा का लाभ दें, ताकि हमको हर जगह पर कहीं ना कहीं ब्रेक करने की आवश्यकता है, इस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है। और इस चेन जी बन्ना जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका। 1 मिनट में 10 सेकंड में समय खत्म हो रहा है सर। जो हमारे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि हम लोगों को चाहिए था कि हम लोग निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का दौर बड़ा करें, ना कि हम आडंबर करते रहे कि दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, इसमें समय पार किया है। समय कोई ठोस रणनीति बनाने में पार नहीं किया है। पीपी किट बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों से ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा, देश के प्रधानमंत्री को बड़ी योजनाओं को करना होगा। और दुनिया के दूसरे देशों को भी बन्ना जी समय कम है क्योंकि जवाब नहीं ले पाएंगे, हम क्षमा के साथ आपको रोक रहे हैं। विश्वास जी, बन्ना जी, असलम जी की बात का जवाब तो आप जरूर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक बात और, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो बहुत बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जी लगा दिया। वो की मन की बात करके चले गए, उन्होंने सुनी नहीं, काम की बात कोई की ही नहीं। अगर ये गंभीर आरोप संकट के इस दौर में लगता है तो देश की जनता में क्या संदेश जाएगा? विश्वास सईद भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस देश में जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो कर नहीं पा रहे और इसका पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है सईद भाई कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर किसी भी व्यवस्था पर यदि दोषारोपण होता है तो कहते हैं वहां की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की गलती है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां के नेता बोलते हैं यहाँ की गलती केंद्र सरकार की है। अब शेख अहमद जी इतनी बाहें उछाल उछाल के बातें कर रहे हैं, ये बता दें, कह रहे हैं लॉकडाउन है तो राहुल गांधी ने क्यों लॉकडाउन का समर्थन किया। ये यदि बातें कर रहे हैं कि फेडरल सिस्टम की, तो इन्होंने किस फेडरल सिस्टम का अनुपालन कर लिया। और मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, यदि महाराष्ट्र की सरकार चेत जाती, महाराष्ट्र की सरकार ठीक व्यवस्था करती तो ये दूसरी वेव हिंदुस्तान में नहीं आती। इसकी शुरुआत हुई तो महाराष्ट्र से हुई, और उद्धव ठाकरे की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है उसके फेल्यूर के कारण हिंदुस्तान में ये दूसरी लहर आई है सईद भाई। और जहां तक बन्ना गुप्ता जी बात कर रहे हैं, यदि वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हेल्थ वर्कर के वैक्सीनेशन में आपने कितना टर्नअप किया? यदि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के वैक्सीनेशन को क्या आपने 100% कर दिया? ये केवल इल्जाम लगाने के लिए यदि हम डिस्कशन पर बैठ रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है।
और चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे ताली बजाने के माध्यम से हमारे कोरोना वर्कर्स को उत्साहित करने की बात हो, वैक्सीन बनाने की बात हो या साइंटिफिक तरीके से वैक्सीन को डिजाइन करने की बात हो, मोदी जी ने इस देश की जनता को बचाया है। हमें चाहिए कि इस संकट की घड़ी में केवल राजनीति ना करें और लाशों की जो राजनीति करता है जनता उन्हें माफ नहीं करती। शेख अहमद जी और बन्ना गुप्ता जी, केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी राज्य के साथ उन्होंने किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखी है।